अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को ख़त्म किया है, इस बाब के अंदर मौजूद जितनी भी खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ हैं और जितने भी अहम सवालात कुछ टेबल्स की सूरत में दिए गए हैं, वो आज हम हल करेंगे। असल में तो इसको हल आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन चूँकि हम चाहते हैं कि मुकम्मल और तफ़सीली इल्म आपको दिया जाए, तो इसका हम हल आपको आज करवाते हैं। तो चलें, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि इन खुद तशख़ीसी सरगर्मियों में मौजूद सवालात को आपने किस तरह से हल करना है। खुशामदीद अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी बाब नंबर 14 की करेंगे, जिसमें से हम पहले 14.1 पर आते हैं और इसमें पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारी दुनिया यानी हमारे इर्द गिर्द, हमारी दुनिया या हमारे इर्द गिर्द आप लगा लें, हमारी दुनिया के गिर्द गैसेस का एक खौल पाया जाता है। उस खौल को एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये बड़ी आसान सी एक तारीफ है कि एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है। इसमें फिर आप ये भी वजाहत हमसे बता सकते हैं मजीद कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि 21% मौजूद होती है। आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमें कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है। अजीज़ तलबा तालिबात, इसको मैंने लेक्चर के दरमियान में आपको वजाहत दी थी। एनवायरनमेंट एक बड़ी चीज़ का नाम है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ना, इस एनवायरनमेंट के 4 बड़े हिस्से होते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आपको, ये है एनवायरनमेंट। फर्ज कीजिए हमारे एनवायरनमेंट के 4 बड़े हिस्से होते हैं। ठीक है, अब उन 4 बड़े हिस्सों में से एक है ज़मीनी हिस्सा। याद कीजिए कि जिसको हमने लिथोस्फीयर का नाम दिया था। एक है पानी वाला हिस्सा जिसको हमने नाम दिया था हाइड्रोस्फीयर। एक है गैस वाला हिस्सा जिसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर। जबकि बच्चों एक है जिसके अंदर जानदारों का शुमार होता है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो साबित हुआ कि एटमॉस्फेयर हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। तो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में फ़र्क क्या है। एटमॉस्फेयर, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ये कुल है, कुल से मुराद है बड़ी चीज़ है, जबकि एटमॉस्फेयर उसका एक जुज़ है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, एनवायरनमेंट में तमाम जानदार और गैर जानदार चीज़ों का शुमार होता है। आप देख रहे हैं कि बायोस्फीयर भी मौजूद है एनवायरनमेंट में, जानदार भी, जबकि एटमॉस्फेयर सिर्फ और सिर्फ गैर जानदार चीज़ों के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। तो ये 2 बड़े फ़र्क ज़हन में रखिएगा। पहला फ़र्क, एनवायरनमेंट एक कुल है जबकि एटमॉस्फेयर एक जुज़ है। दूसरे नंबर पे एनवायरनमेंट कुल मिला के तमाम जानदार और गैर जानदार चीज़ों का मजमुआ है, जबकि एटमॉस्फेयर सिर्फ और सिर्फ गैर जानदार गैसों के ऊपर मुश्तमिल है। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। ट्रोपोस्फियर के बुनियादी अज्जा के नाम लिखें। तो हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फियर के अंदर तो नाइट्रोजन है और वो हमें मिलती है कितने, 78% मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन हमें कितनी मिलती है, 21% मिलती है ट्रोपोस्फियर के अंदर। ट्रोपोस्फियर बहरहाल पहली जो लेयर है उसका नाम है। तीसरे नंबर पे है आर्गॉन, और आर्गॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि आर्गॉन तकरीबन 0.93% पाई जाती है। और चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड का कुल जो मजमुआ है वो होता है 0.03%। तो हमारे ट्रोपोस्फियर में वैसे तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, बाकी गैसेस भी हैं, लेकिन हम इन 4 का जिक्र जो है वो आमतौर पर करते हैं। चौथे सवाल पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर किस तरह बरकरार रहता है। अजीज तलबा तालिबात, आपने पढ़ा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है
और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, उनको बरकरार रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर किस तरह बरकरार रहता है। तो बरकरार रहने के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि फर्ज कीजिए कि ये जमीन की सतह है। अच्छा, अब जमीन की सतह के ऊपर जब सूरज से आने वाली, ये है सूरज, तो सूरज से आने वाली जब रोशनी पड़ती है, एनर्जी पड़ती है, तो जमीन इसकी बहुत सारे हिस्से को क्या कर लेता है, जज्ब कर लेता है, और जज्ब करके फिर उसके बाद उसको खारिज करता है कुछ और रेडिएशंस की सूरत में, और उन रेडिएशंस को जज्ब कौन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे टेम्परेचर को, हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बरकरार रखने में कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रही है। 5वें सवाल पर आते हैं, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। तो अजीज तलबा तालिबात, हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर पूरे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। ओजोन लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है, दूसरी जो लेयर है जिसका नाम हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फियर, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है। और स्ट्रेटोस्फियर में भी ज्यादातर जो दरमियानी है, मिड स्ट्रेटोस्फियर, उसमें ये पाई जाती है काफी कसीर तादाद में। 6ठे सवाल पे आते हैं, स्ट्रेटोस्फियर की ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है। देखिए सीधी सी बात है, उसका टेम्परेचर ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर मौजूद होती है ओजोन। अब ओजोन का काम क्या है, ओजोन सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रेज को जज्ब करती है। तो जाहिर है जब उसे जज्ब करेगी तो वहां का टेम्परेचर खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा। और हमने पढ़ा था कि ओजोन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जज्ब करती है, ये टूट जाती है और O2 और O के अंदर मुंतकिल हो जाती है। इसके टूटने के अमल से यहां से क्या पैदा होती है बच्चों, एनर्जी पैदा होती है। और जब एनर्जी पैदा होती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है, आप कह लें कि वो वहां पे सारी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और हमने पढ़ा है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ते बढ़ते, यानी ट्रोपोस्फियर के एंड पर या स्ट्रेटोस्फियर के आगाज में -58 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यहाँ पर आके -2 डिग्री सेल्सियस हो चुका होता है। तो इतना ज्यादा जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। बच्चों अब आते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 14.2 की तरफ, जिसमें पहला सवाल है कि हवा के पॉल्यूटेंट से क्या मुराद है। हमने पढ़ा था कि हवा के पॉल्यूटेंट हम क्या है, हम कहते हैं कि ये वो नाकारा मादे हैं जो हवा, पानी और मिट्टी को आलूदा कर देते हैं। तो जो हवा को आलूदा कर देते हैं उनको हम कहते हैं कि वो है एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ये है एयर पॉल्यूटेंट्स की एक तारीफ। हवा के पॉल्यूटेंट से क्या मुराद है, वो नकारा मादे जो हवा को आलूदा कर देते हैं वो हवा के पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और फिर इसमें आप थोड़ी सी वजाहत भी कर सकते हैं कि जो कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े थे, याद कीजिए, जिसमें हमने पढ़ा था कि उनकी केमिकल नेचर क्या है। पहली बात कि वो किस तरह के हैं, आया कि वो ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, ये क्या है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन, कितनी मिकदार है, जाहिर है ज्यादा मिकदार होगी तो ज्यादा नुकसान होगा, कम मिकदार है तो कम नुकसान होगा। और बका, कि वो कितने अरसे तक टिक सकते हैं हमारे माहौल के अंदर। दूसरे नंबर पे सवाल है जी, हवा के 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के नाम लिखें। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को पढ़ लेते हैं। ये हैं वो 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो कि हमारी हवा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जाहिर है जब हम डायरेक्ट आग लगाते हैं तो उससे मीथेन बनती है, तो मीथेन भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो बहरहाल 3 पूछे गए थे लेकिन मैंने आपको 5 बता दिए हैं। तो ये सारे के सारे ही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तीसरा सवाल है, मंदरजा झैल में से प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की शनाख्त करें। तो पहले नंबर पर है SO2। तो जो SO2 है वो तो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐसा होता है जो कि डायरेक्ट बनता है, इंसान की बराह रास्त इंसान की एक्टिविटीज या इंसान की सरगर्मियों से बनता है।
तो वो SO2 वाकई जब हम मेटल्स की इंडस्ट्रीज में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें SO2 खासी ज़्यादा मिकदार में पैदा हुई है। इसके अलावा अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो बच्चों मीथेन भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जाहिर है जिस भी जगह पे हम आग लगाते हैं वहाँ मीथेन तो बनती है। अगर हम बात करें, ये है नाइट्रिक एसिड, तो बच्चों नाइट्रिक एसिड जो है वो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। तो ये नाइट्रिक एसिड हमने पढ़ा था एसिडिक रेन में पैदा होता है, तो लिहाजा ये क्या है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो बच्चों अमोनिया जो है वो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये बराह रास्त बनती है इंसान की सरगर्मियों से। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और ओजोन की भी हम बात करें तो ओजोन जो है वो भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो इसमें से शनाख्त मैंने बता दी आपको। SO2 CH4 NH3 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, HNO3 H2SO4 O3 सेकेंडरी पोल्यूटेंट। चौथे सवाल की तरफ आते हैं, CO2 ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है? जाहिर हमने पढ़ा था कि वो CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस इसलिए है क्योंकि ये हमारे माहौल का टेम्परेचर बढ़ाने में किरदार अदा करती है। ठीक है, ये हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती है CO2 गैस। और वो हमने पढ़ा था कि वो कैसे करती है, क्योंकि वो ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जज्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पांचवें सवाल की तरफ आते हैं कि सैलाब के खतरात में क्यों इजाफा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है दर हकीकत। अब ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर का हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जितने भी ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे, और उनके पिघलने से फिर जाहिर है जो बर्फ़ पिघलती है तो जाहिर है उससे पानी बनता है, और वो पानी जब आएगा पहाड़ों में से बहता हुआ तो वो सैलाब के खतरात में इजाफा करेगा। तो सैलाब के खतरात में इसलिए इजाफा हो रहा है कि दिन ब दिन इंसानी सरगर्मियों से ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हो रही हैं। उन ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफे की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हर साल कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है अजीज तुलबा तालिबात, माहौल गर्म हो रहा है। माहौल गर्म होने की वजह से, आबो हवा के गर्म हो जाने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, आइस कैप्स और स्नो कैप्स पिघलेंगे, और वो पानी जो है उससे सैलाब आने के बहुत सारे इम्कानात रोशन हो जाते हैं। छठे सवाल की तरफ आते हैं बच्चों, जिसमें कह रहे हैं कि वजाहत करें बंद जगह की निस्बत खुली जगह पर आग जलाने को क्यों तरजीह दी जाती है। देखिए, जब बंद जगह होती है ना, तो बंद जगह का मतलब है कि वहां पर सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो जाती है। बंद जगह की सारी जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो जाती है बच्चों। अच्छा, उसके इस्तेमाल हो जाने से क्या होता है, उसके इस्तेमाल होने से ये हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही होती है ना, वो बनना शुरू हो जाती है उसकी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो जानलेवा हो जाती है। इसीलिए खुली जगह पर आग लगाने को कहा जाता है। खुली जगह पर आग लगाने से क्या होता है कि वहां पर ऑक्सीजन की मिकदार जो है में कमी नहीं आती। इसकी ऑक्सीजन की मिकदार में कमी नहीं आती, जिसकी वजह से आग जलती भी रहे, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इंसानों को कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंच सकता। सातवें सवाल की तरफ आते हैं, कुदरती तौर पर सल्फर के कंपाउंड्स कैसे खारिज होते हैं। तो कुदरती तौर पे हमने पढ़ा था कि सल्फर के कंपाउंड्स के खारिज होने के पीछे कई एक वजूहात है। मिसाल के तौर पे आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बात बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हो जाती है। अच्छा, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन किसकी होती है जी? ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होती किसकी है। ऐसे कंपाउंड्स, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन किसकी होती है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो पहली बात ये हो गई।
इसके बाद आतिश फिशां का फटना, क्योंकि जेरे जमीन तो सल्फर काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो आतिश फिशां का जो फटना है ना बच्चों, उस फटने से भी जो गैसें निकलती हैं ना, उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जंगलात की आग, तो कुदरती तौर पर हमें ये मामला नजर आते हैं कि जंगलात की जो आग है उसमें भी काफी सारा, चूंकि पौधों के जिस्मों में भी सल्फर होता है, तो वहां से भी काफी कसीर तादाद में सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं और वो हवा में खारिज कर दिए जाते हैं। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं कुदरती तौर पे सल्फर के कंपाउंड्स खारिज होने की। 8वें सवाल की तरफ आते हैं। इंटरनल कंबस्टन इंजन में फॉसिल फ्यूल्स के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनते हैं? तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि जितनी भी इंटरनल कंबस्टन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आप अब देखें वहां पे कंबस्टन हो रही है, लफ्ज पे गौर करें कि कंबस्टन हो रही है, तो कंबस्टन का मतलब क्या होता है? कंबस्टन का मतलब होता है आग लगाना। तो आग लगाने से वहां पे अच्छी खासी एनर्जी पैदा हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी। तो हीट पैदा होने से क्या होगा कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट देने पे रिएक्शन कर लेंगे। देखिए कंबस्टन की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो कंबस्टन इंटरनल इंजन में जो कंबस्टन हो रही है वो कैसे हो रही है? फ्यूल जल रहा है ना, फ्यूल जलने के लिए क्या चाहिए होता है? एयर। एयर उसने इधर उधर माहौल से ही लेनी होती है, तो उस एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। जब इंजन में बहुत सारी हीट पैदा हो जाती है ना, तो उस हीट की वजह से इंजन तो चलता है, लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेते हैं, और उनके रिएक्शन करने से नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है, जिसको नाम दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, या आप इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड कह लें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है, ये मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि ये मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बना देता है, जो कि इंतहाई खतरनाक है, जो बाद में एसिड रेन का सबब बनता है। तो इससे नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड जो है वो बन जाता है। तो अजीज तलबा तालिबात, याद रखिएगा कि इंटरनल इंजन के अंदर जब कंबस्टन होती है या किसी भी जगह पे जब कंबस्टन होती है, तो जाहिर है वहाँ एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी के पैदा होने से हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। खुद तशखीसी सरगर्मी 14.3 पर आते हैं। पहला सवाल है, एसिड रेन किस तरह बनती है? तो हमने पढ़ा था कि एसिड रेन को बनाने के लिए क्या होता है अजीज तलबा तालिबात? ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्साइड्स किसके होते हैं? ये आम तौर पर 3 चीजों के ये ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? आमतौर पे इसके अंदर हमें नजर आते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, बात अब क्या होता है, ये सल्फर के ऑक्साइड्स बन गए, कार्बन के ऑक्साइड्स बन गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए। जब ये ऑक्साइड्स बन जाते हैं तो फिर इनके साथ मिलता है बारिश का पानी। तो जब इनके ऊपर बारिश बरसती है तो बारिश के पानी के बरसने से ये पानी में हल होते हैं और अपने अपने एसिड्स बना देते हैं, और इस तरह की बारिश को हम एसिडिक रेन या एसिड रेन का नाम देते हैं। तो एसिड रेन बनती है जब कभी भी कंबस्टन होती है, जंगलात को आग लगती है, पोल्यूशन पैदा होती है, और उसके नतीजे में सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। वो हवा में खारिज हो जाते हैं, वो हवा के अंदर देर तक मौजूद रहते हैं, और उसी असना में अगर बारिश हो जाए तो वो उस बारिश के साथ, बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करके सल्फर जो है वो अपने एसिड्स बनाता है, कार्बन और नाइट्रोजन भी अपने अपने एसिड्स बनाता है, और ये एसिड मिला पानी जो है वो नीचे आके गिरता है। इसी को एसिडिक रेन का नाम दिया जाता है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, एसिड रेन इमारतों को क्यों तबाह करती है? तो इमारतों का आपको पता है कि इमारतें जो हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? वो चूने के पत्थर से मिलकर बनती हैं, जिसको आप नाम देते हैं लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3।
तो अजीज तलबा व तालिबात, जब इसके ऊपर बारिश का पानी गिरता है, क्योंकि बारिश के पानी के अंदर एसिड होता है, तो एसिड जो है वो क्या करता है, वो वाला एसिड मिला पानी लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करता है और लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन कर करके उसको वहां से खराब करके निकाल देता है, जिसकी वजह से इमारतों की खूबसूरती जो है वो खराब हो जाती है। तो इस तरह एसिड रेन जो है वो इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, एसिड रेन से आबी हयात कैसे मुतासिर होती हैं। इसके दो जो है वो हमें नजर आती हैं चीजें इसके अंदर। पहली चीज बच्चों जो हमें नजर आती है वो नजर आती है मेटल लीचिंग। आप याद करो, मैंने आपको मेटल लीचिंग के बारे में बताया था कि मेटल लीचिंग नाम का एक अमल होता है। उसमें क्या होता है अजीज तलबा तालिबात, मेटल लीचिंग में ये होता है कि जब बारिश का पानी पड़ता है ना पहाड़ों पे, चट्टानों पे, तो उसके अंदर मौजूद जो मेटल्स होते हैं, बारिश का पानी उन मेटल्स को वहां से कुरेदता हुआ बाहर निकाल देता है। अब वो हैवी मेटल्स जो होते हैं या जो भी मेटल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, जब वो बारिश के पानी के साथ मिलकर नीचे आते हैं आबी हयात के पास, तो एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स जो हैं वो जो मछलियां होती हैं उनके गिल्स के अंदर जम जाते हैं। तो उनके गिल्स के जमने की वजह से उनको ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक करने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो उनको नहीं मिल पाती और वो मरना शुरू हो जाते हैं। एक तो मेटल लीचिंग का अमल है। दूसरी बात, जाहिर है जब बारिश ये एसिड रेन जो है वो एसिड मिला पानी, बारिश वाला पानी जब आबी हयात को मिलता रहेगा तो वहां जितना भी पानी है उसकी जो पीएच है वो तब्दील हो जाएगी। तो पीएच तब्दील होने का मतलब आप समझते हैं अजीज तलबा व तालिबात कि पीएच तब्दील हो जाने की वजह से वहां पर रहने वाले जितने भी आबी हयात हैं वो सारे के सारे मुतासिर हो जाएंगे। उनके जिस्म जो हैं वो मुतासिर होंगे, उनके केमिकल रिएक्शंस जो उनके जिस्मों में हो रहे हैं वो सारे के सारे मुतासिर हो जाएंगे, जिससे उनकी अमवात जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये दो तरीके हैं जिनसे एसिड रेन जो है वो आबी हयात को नुकसान पहुंचाती है। आते हैं चौथे सवाल की तरफ, वजाहत करें क्यों पौधे दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। तो पौधों के ख़त्म होने के पीछे हमें पहली जो वजह नज़र आ रही है वो तो हमें नज़र आ रही है एसिड रेन, पहली बात। अब आप सोचेंगे सर एसिड रेन का इससे क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जब एसिड रेन ज़मीन में गिरती है तो ये ज़मीन की पीएच को तब्दील कर देती है। ये ज़मीन की पीएच को तब्दील कर देती है। जब पीएच तब्दील होती है बच्चों, तो वहाँ पे पौधे जो हैं वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। याद रखिएगा, पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों की नशोनुमा के लिए कुछ बड़े अहम किस्म के फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, जैसे कि एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे जो आबो हया है उसके अंदर, हमारी जो आबो हवा है उसके अंदर ह्यूमिडिटी, जिसको नमी कहा जाता है, उस नमी का होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म के एंजाइम्स का होना भी बच्चों ज़रूरी है, और इसके अलावा एक ख़ास किस्म की पीएच का होना भी ज़रूरी है, जिसको ऑप्टिमम पीएच का नाम दिया जाता है। तो अगर ज़मीन की पीएच ही तब्दील हो जाएगी तो वहाँ पे पौधे जो हैं वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे और बिल आखिर जो है उनकी अमवात शुरू हो जाएगी। और वही काम हो रहा है कि पौधे दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। इसकी दूसरी वजह हमें एक और नज़र आती है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। उसका ताल्लुक भी बराह रास्त इधर से ही है। जाहिर है कि जब हमारी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पौधों को चाहिए होता है ताकि वो सही तरीके से बढ़ोतरी कर सकें। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होती चली जाएगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से पौधों को शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। आते हैं आखिरी खुद तशखीसी सरगर्मी 14.4 की तरफ, जिसमें पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि वजाहत करें ओजोन इंसानों के लिए मुफीद है। तो अजीज तलबा तालिबात, आपने लेक्चर तो पूरा पढ़ा है, आपने देखा है कि ओजोन जो है उसका काम होता है कि वो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस जो कि इंतहाई खतरनाक होती हैं उनको जज्ब करती है। तो यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि इसका ये कितना बड़ा फायदा है कि
ओजोन जो है चूंकि वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जज़्ब कर लेती है, दुनिया और इंसानों तक नहीं पहुंचने देती, इसलिए हम कहते हैं कि वो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, एटमॉस्फेयर में ओजोन क्यों ख़त्म हो रही है। इसके पीछे मैंने वैसे 2-3 वजूहात बताई थी, लेकिन हम आपकी किताब के मुताबिक चलेंगे। मैंने एक ही वजह को हम यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में ओजोन के कम होने की वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनके ज़रिए हमने देखा है कि ओजोन जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये ऊपर जाके ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके, यानी ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं नहीं, लेकिन असल में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ही इतनी ताकतवर होती हैं कि उनकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और ओजोन को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तीसरे सवाल पे आते हैं, ओजोन होल से क्या मुराद है। हमने पढ़ा था कि जहां से ओजोन खत्म हो गई है, तो जहां जहां से ओजोन खत्म हुई है वहां पर खाली जगह, ओजोन खत्म होने से ओजोन लेयर के अंदर खाली जगह पैदा हो गई, और वो जो खाली जगह पैदा हो गई उसको ओजोन होल का नाम दिया गया। चौथे सवाल की तरफ आते हैं जो कि आखिरी सवाल होगा, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। अजीज तलबा तालिबात, हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ये स्ट्रेटोस्फियर हमारी दुनिया से, अगर हम हमारी ज़मीन की सतह से ऊपर जाते हैं तो वहाँ से ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर ऊपर जाके ओजोन का आगाज़ हो जाता है, और फिर ये ऊपर 40 से 45 किलोमीटर तक हमें ओजोन नज़र आती है। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर कसरत से पाई जाती है। ये था आपके पास इस बाब के खुद तशखीसी सरगर्मियाँ। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। जी, तो बच्चों ये था उन्वान जिसमें हमने खुद तशखीसी सरगर्मियाँ जो कि पूरे बाब के अंदर हैं उनको हमने एक साथ ही हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इसकी समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।